हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को तैयार करना है। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग मतलब गास का नियम यहाँ पर प्रयोग होगा, और जब भी गास का नियम प्रयोग होगा उसमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ये चीज़ आप लोगों को श्योर रखना है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यदि बात करूं कि पुराना वीडियोज कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में जा कर के जाएं, देखें। शिव कोचिंग क्लासेस में आपको क्रम से वीडियो मिलेगा, पूरा विधिवत आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 9685299149। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। 100 रुपीज़ में प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। डेरिवेशन है बच्चों, आप लोगों को धैर्य पूर्वक देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा और लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार, ठीक है। तो हमको एक अनंत लंबाई का एक तार ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक तार ले लेता हूँ बच्चों, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। ये ले लो, मैंने ले लिया कैपिटल एल लंबाई का एक आवेशित, देखो ना क्या बोला है, आवेशित तार है। ये मेरा तो एक चालक तार बन गया, लेकिन भाई गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, मतलब इसमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तभी गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग हो सकता है, यानी गाउस का नियम लग सकता है। तो इस चालक तार के चारों ओर हम क्या बना दे भाई साहब, जिससे बंद पृष्ठ बन जाए। तो वैसे भी आप एक वृत्त बनाओगे तो चालक तार के चारों ओर हो नहीं सकता है, गोला भी नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर से नीचे तक हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक बेलन की कल्पना करता हूँ, देखिएगा, एक कुछ इस प्रकार से बेलन बनाता हूँ तो पूरा चालक तार कवर हो रहा है, ठीक है। ये चालक तार पूरा कवर हो जाएगा। तो ये एक बेलन मैंने बना दिया, ठीक। और बेलन बनाया भाई साहब इस प्रकार से कुछ। अब इस बेलन में 3 पृष्ठ नजर आएंगे, सिंपल। एक पृष्ठ तो आपका S1 ऊपर, एक पृष्ठ आपका S2 ये हो गया, और एक पृष्ठ नीचे वाला हो गया S3 हो गया। 3 पृष्ठ के कारण हम यहां पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब चूंकि आपको बताया गया है कि आवेशित है, मतलब इस चालक तार पर आवेश है, इस चालक तार पर आवेश है, ठीक है। और इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बच्चों, तो सबको पता है कि आवेश से धन आवेश यदि, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं, या तो इधर जाएंगी, इधर दिशा हो जाएगी, और चाहे आप इधर ले लो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी बच्चों, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी, और इधर लोगे तो फिर इधर भी दिशा होगी। देखो, जैसे जैसे हम पहले क्वेश्चन को टारगेट में रखते हैं और फिर क्वेश्चन से हम एक डायग्राम बनाएंगे, फिर जैसा डायग्राम बनाएंगे उसको वैसे ही हिंदी में भी लिखेंगे। तो इसलिए आप लोगों को एक क्रम से मैंने कहा कि एक अनंत लंबाई, कैपिटल एल लंबाई का मैंने चालक तार ले लिया, इसके चारों ओर भाई एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, क्योंकि गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग लगाना है, तो एक मैंने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी भी पृष्ठ का निकालना है, जैसे मान लो ये बेलन है, तो बेलन में हमें एक बड़े से पृष्ठ का निकालना हो तो पहले छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा अल्प पृष्ठ कल्पना कर लूँ, अल्प पृष्ठ, ये ds है, तो इसकी दिशा भी इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, ठीक है। क्योंकि क्षेत्र सदिश क्या कहता है, आप लोगों को पता है, किसी भी पृष्ठ का एक क्षेत्र सदिश होता है, एरिया वेक्टर, जो उसके लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे यहां पर मैं इसका एरिया वेक्टर कहूं तो लंबवत नीचे की ओर होगा, ठीक है। इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो लंबवत ऊपर की ओर होगा। यहां पे बात करूं तो इधर लंबवत होगा, यहां पे बात करूं तो इधर लंबवत हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। कैसे कहोगे सर इसमें 3 ही पृष्ठ हैं, आप लोगों को संशय होगा। जैसे मैं कहता हूं भाई ये पेन है, ये आपका एक बेलन है, बेलन है, इसमें 3 पृष्ठ हैं। इसमें 3 पृष्ठ कैसे, एक इधर का पृष्ठ देख सकते हो S1, आपका एक ये जो गोला वाला भाग है, ये पूरा गोला वाला भाग, ये पृष्ठ हो गया एक, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ हम बताएंगे आपको, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ दोनों में डिफरेंस होता है, 2πrl पढ़े होगे,
बेलन का वक्र पृष्ठ यही ना होता है 2πrl। बिल्कुल चिंता ना करें, आगे बात करेंगे हम। तो बच्चों ये आपका एक पृष्ठ हो गया, एक S1 हो गया, ये एक S2 हो गया और एक S3 हो गया। तो 3 पृष्ठ के कारण यहां से वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक चालक तार है, आवेशित है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, तो लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी होंगी उन्हें हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस आवेशित, देखो तीव्रता कैसे निकलती है, वैद्युत फ्लक्स के आधार पर ही निकाल पाएंगे, वैसे तो आसानी से निकल नहीं सकता। तो अभी फिलहाल हमने एक चालक तार ले लिया, अनंत लंबाई मतलब L लंबाई है मान के चलते हैं, और इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, जो कि एक गाउस प्रमेय की भांति कार्य, मतलब गाउस पृष्ठ की भांति कार्य करता है। और इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ में 3 भाग हैं। एक आपका बच्चों S1 समतल वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है, S2 आपका इस बेलन का वक्र पृष्ठ जो चारों ओर होगा, और एक समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। इतना आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है ना। और बच्चों इसका जो रैखिक आवेश घनत्व, तो एक हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आवेश का वितरण किसी चालक तार पर हो रहा हो तो उसके इकाई क्षेत्र पर या एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो हम उसको लैम्डा से भी दर्शाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मैं कह देता हूं कि यहां से यहां तक जो दूरी है बच्चों R है, यानी बेलन की त्रिज्या ही R है, बेलन की त्रिज्या R है, और बेलन की जो लंबाई है वो स्मॉल l है। भाई इस बेलन की लंबाई में मान के चलता हूं, बाद में दिक्कत ना हो आपको, इस बेलन की जो लंबाई है वो आपका स्मॉल l है, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, सर कहां से मान लिए। तो देखो भाई साहब मैंने लिख दिया, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, R दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर मैं एक बिंदु P मान के चलता हूं, जैसे यहां पर ही मान सकते हो एक बिंदु P है, एक बिंदु P मान लो, R दूरी पर यह बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब भाई R त्रिज्या के इसके चारों ओर एक हम क्या करते हैं, एक गाउसी पृष्ठ की भांति एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि R त्रिज्या मानकर स्मॉल l लंबाई का, R त्रिज्या मानकर स्मॉल l लंबाई का L अक्ष के परितः मतलब चारों ओर एक बेलन की कल्पना करते हैं, बेलन की कल्पना करने से भाई एक गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करने लगेगा, जो कि आप ऐसा लिख सकते हो, गाउसीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है, गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है, ठीक है। मैं पूरा विधिवत लिखा रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे सर कहां से इतना लंबा चौड़ा। भाई मैंने आपको बताया कि आपका भाई एक अनंत लंबाई का चालक तार L है, प्रति रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा है, यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके चारों ओर हम क्या करते हैं बच्चों, R त्रिज्या का और L लंबाई का एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। अब इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं, सबको पता है ना कि बेलन में कितने पृष्ठ हैं बच्चों, 3 पृष्ठ हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि बेलन या कि आप कर सकते हैं बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से बच्चों, पहला आपका S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। तो पहला जो आपका है समतल वृत्तीय, ऊपर वाला भाग समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा जो आपका है वक्र पृष्ठ यानी बेलन का ही वक्र पृष्ठ S2, और जो तीसरा है बच्चों आपका क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, यदि कहीं भी आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं, सिंपल है। और भाई साहब विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए इसी पृष्ठ की बात करूं तो इस पृष्ठ में इसकी क्षेत्र सदिश बाहर की ओर होगी और तीव्रता भी आपका बाहर की ओर होगा।
लेकिन S1 में हम देखें, S1 में बच्चों क्षेत्र सदिश ऊपर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, और आपकी तीव्रता इधर, मतलब एक दूसरे के बीच 90 डिग्री है। तो हम तीनों पृष्ठ से कुल कितनी वैद्युत फ्लक्स होती है वो निकालेंगे। तो पहला नंबर में आपका रहेगा कि S1 पृष्ठ से, अर्थात समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये पहले नंबर पर हम निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और विधिवत आपको समझ में आ सके। तो फर्स्ट स्टेज में आप करोगे, ठीक है, देखिएगा, समतल वृत्तीय पृष्ठ, थोड़ा समझिएगा बच्चों, समझ में आएगा। समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब φ1 की मैं बात कर रहा हूं। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? E इंटू ds। अब उसके संपूर्ण के लिए होगा बच्चों, उसके संपूर्ण के लिए होगा। देखो जरा, मैं यहां पर भी एक अल्प पृष्ठ की यदि कल्पना करूंगा तो संपूर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे बच्चों तो E ds cos 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos 90 डिग्री आ जाएगा। देखो जरा, यहां पे जो क्षेत्र सदिश S1 पर है, ऊपर की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, तो कितना डिग्री बन रहा है आप ही बताओ ना। लंबवत बाहर की ओर क्षेत्र सदिश तो 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है? 0। इसलिए φ1 का मान आ गया 0। φ1 का मान आ गया 0, चूंकि cos 90 का मान कितना होता है? 0। ठीक, ये आपका पहला हो गया, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। दूसरा नंबर जो बच्चों आएगा, वेलन के वक्र पृष्ठ, वेलन के वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इस बार हमको निकालना है φ2 निकालना है। देखिएगा थोड़ा सा, संपूर्ण के लिए करेंगे बच्चों तो समाकलन लगाना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कर रहे हैं। क्या फार्मूला होता है? E इंटू ds। ठीक है, A डॉट B का फार्मूला होता है AB cos थीटा। AB cos थीटा मतलब AB cos 0 डिग्री। इस बार cos 0 डिग्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब इस पृष्ठ की बात करो तो विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में, और आपका जो अल्प पृष्ठ है उसका भी दिशा सेम रहेगा, इसलिए दोनों के साथ जब सेम दिशा है तो कोण जो बनता है बच्चों 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। तो आपका आ गया E ds आ गया। ठीक, E बाहर ले लो, E बाहर ले लो तो अंदर बचेगा ds मतलब वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrl। ये आपका φ2 निकल कर आ गया। क्या आ गया बच्चों? φ2 मतलब दूसरे पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स आ गया, दूसरे पृष्ठ में कितना वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब चूंकि ये आ गया, ये ds क्या कहता है बच्चों? 2πrl। ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो फिर दिक्कत भी तो नहीं होगी ना, ये कहां से आ रहा है। अब इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न नीचे वाला भी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्र सदिश नीचे की ओर। हर एक पृष्ठ का एक एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर होता है मतलब, एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्र सदिश जो लंबवत होता है पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो तीसरे नंबर पे चलते हैं, समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 से। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, नोट्स मात्र 100 रुपीज आपसे चार्ज लिया जाता है, प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स मिलता है, और आप लोग लेकर के विधिवत तैयारी करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो कांटेक्ट नंबर 9685299149 आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो φ3 क्या हो जाएगा? वही हम करेंगे E इंटू ds।
अब एक दूसरे के बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री नहीं बन रहा है इस बार, तो ई डी एस cos 90 बन रहा है, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ये cos है, ठीक है ना, cos 90 है। इन्हीं कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार से लिख लो, ई डी एस वेक्टर हटा देना, वेक्टर नहीं है, cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान हो जाता है 0, तो φ3 बराबर भी आपका आ गया 0 आ गया, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 आता है, तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। वेक्टर नहीं लगाना ना इसमें, जब आपका वेक्टर हटता है तो आपका a डॉट v बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, a डॉट v बराबर ए बी कॉस थीटा, तो e डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री लंबवत हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई ये तो जो बेलन के 3 भाग थे, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में बात कर लूं, अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ जरा, मतलब जो आपका फाई बराबर है वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब फाई बराबर जो आया, φ1 का मान 0 है, φ2 का मान है e इंटू 2πRL, और इसका मान भी 0 है, यानी फाई बराबर आपका निकल कर आ गया φe कर सकते हैं आप संपूर्ण के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है e इंटू 2πRL, ये तो भी वैद्युत फ्लक्स निकल कर आ गया। हमें तीव्रता E का मान निकालना है, तो गाउस का प्रमेय लगाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, गाउस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से बच्चों, गाउस के प्रमेय से, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, इसको आप एक समीकरण दे दो, गाउस के प्रमेय से φe बराबर क्या होता है, आवेश का 1/ε0 गुना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको समीकरण 2 दे दो, समीकरण 1 व 2 से, ये भी φe ये भी φe, तो तुलना कर दो, e इंटू 2πRL बराबर Q/ε0, पक्षांतर तो करना पड़ेगा बच्चों। तो चूंकि आपसे बता दिया जाए कि रैखिक आवेश घनत्व बराबर होता है Q/L, या हम यहां से कर सकते हैं Q बराबर λL, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला होता है रैखिक आवेश घनत्व का, कि एकांक लंबाई में जो आवेश है वो आपका रैखिक आवेश का घनत्व कहलाता है। तो इससे हम यहां पर वैल्यू रख सकते हैं E इंटू 2πRL, तो यहां पर हो जाएगा λL/ε0, L से L कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो आपका E बराबर आ जाएगा λL/2πε0, R है और L है, L से L काट दो, E बराबर निकल कर आ जाएगा बच्चों λ/2πε0 R, ठीक है। यही आपका आ गया है एक अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। बस क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। किसी बिंदु पर यह तीव्रता के लिए व्यंजक है, यहां पर आप लिख सकते हो समीकरण जो 3 आ गया, यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है बच्चों। ये चीज क्लियर है, तो आपका तीव्रता निकल कर आ गया होगा, ठीक है। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि क्वेश्चन बनता है तो इसी प्रकार आपको तैयार करना है। इससे हम कई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे चलकर, इसलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप थ्योरम कराता हूं, व्यंजक कराता हूं, जो आपका थ्योरी पोर्शन होता है वो भी कराता हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव भी, सब कुछ पूरा कंप्लीट कराता हूं। आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें, पूरे क्वेश्चन देखते चलें, तैयारी करते चलें, निरंतर आपके लिए मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते चलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।